मिट्टी की रानी का जादुई सोने का लहंगा। गंगापुर गांव में ममता अपनी 5 साल की बेटी निशु के साथ रहती थी। ममता और उसके पति मिट्टी का बर्तन बनाते थे। एक दिन मिट्टी काटते समय एक हादसे में ममता के पति मनोहर की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद ममता अकेली हो जाती है। धीरे धीरे किसी तरह वो खुद को संभालती है और अपनी 5 साल की बेटी को घर पर अकेला छोड़कर गांव-गांव जाकर मिट्टी के बर्तन बेचा करती है। मिट्टी के बर्तन ले लो, मटके ले लो, मिट्टी के सुंदर सुंदर खिलौने ले लो, खिलौने। अरे ओ मटका वाली, कितने की मटका दे रही हो? बस 100 रुपए में बहन जी। अरे तुम लोगों ने तो जैसे लूट मचा रखी है। मिट्टी का मटका है या कोई सोने का जो 100 रुपए में दे रही हो? 50 रुपए लगाओ और 2 मटके दे दो। ये लीजिए बहन जी। इसी तरह पूरे दिन मटका बेचने के बाद शाम को जब ममता घर आती तो उसकी बेटी उसे लिपट कर रोने लगती है। माँ माँ। निशु बेटा, क्या हुआ? क्या हुआ बेटी? माँ, आपने आने में कितनी देर लगा दी? आपको पता है मुझे अकेले बहुत ज्यादा डर लग रहा था और गली में बाकी के बच्चों के साथ खेलने गई तो कोई भी बच्चा मुझे अपने साथ खेलने नहीं दिया। माँ, सबने मुझे अनाथ बोलकर भगा दिया। माँ, अनाथ क्या होता है? माँ, कुछ नहीं होता मेरी बच्ची। अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अगले दिन से ममता अपनी बेटी को लेकर बर्तन बेचने जाती है, लेकिन छोटी बच्ची के साथ उसे काम करने में काफी परेशानी होती थी। हार कर ममता एक तरकीब सोचती है और फिर निशु के लिए मिट्टी की एक सुंदर सी लड़की की मूर्ति बनाती है। निशु बेटा, तुम हमेशा कहती हो ना तुम्हें अकेले अच्छा नहीं लगता। ये लो, आज से ये मूर्ति तुम्हारी दोस्त, तुम्हारी बहन, तुम्हारी सब कुछ है। अब से तुम इसी के साथ खेलना, ये हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। अरे वाह माँ, माँ ये तो बहुत ही प्यारी है। ठीक है निशु, अब तुम इस मूर्ति के साथ ही खेलना। अब मैं बर्तन बेचने जा रही हूँ। ठीक है माँ। निशु काफी देर तक उस मूर्ति के साथ खेलती है। अरे गुड़िया, मैं अब घर में काफी देर से खेलकर बोर हो रही हूँ, चलो बाहर चलकर खेलते हैं। उसके बाद निशु उस मिट्टी के गुड़िया को बाहर ले जाती है। खेलते खेलते शाम हो जाती है। निशु उस गुड़िया को नदी के किनारे भूलकर अपने घर आ जाती है। अगले दिन सुबह सुबह वहाँ एक बहुत बड़े साधु आते हैं और उस मूर्ति को देखकर कहते हैं, कितनी अद्भुत कलाकारी है। ऐसा लग रहा है मानो ये अभी मिट्टी की गुड़िया बोल पड़ेगी। तभी साधु अपनी सिद्धि से उस मिट्टी के पुतले में प्राण डाल देते हैं। इसका मतलब मेरी सिद्धि काम कर रही है। अब मुझे इससे बड़ी सिद्धि के लिए और भी ज्यादा तपस्या करनी होगी। उसके बाद वो साधु वहाँ से जाने लगता है। तभी वो मिट्टी की गुड़िया जो अब इंसान बन चुकी थी, साधु से कहती है, हे मेरे जीवन दाता, मुझे भी तो अपने साथ ले चलो। मैं यहाँ अकेले क्या करूँगी? ये सुनकर साधु हैरत में पड़ जाते हैं। भला मेरे जीवन में इस कन्या का क्या काम? अब मैं इसका क्या करूँगा? देखो तुम ऐसा करो, तुम्हें जिसने बनाया है तुम उसी के पास जाकर रहो, वही तुम्हारा घर है। अब मैं 20 वर्षों के बाद तुमसे मिलने आऊँगा। उसके बाद वो मिट्टी की गुड़िया अपने घर आ जाती है, जहाँ ममता अपनी बेटी निशु से कहती है, निशु बेटा जल्दी आओ, खाना खा लो बेटा। माँ, मुझे भी बहुत जोरों की भूख लगी है, मुझे भी खाना दो ना माँ। अरे बेटा, आप कौन हो और आप इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो? आप अपने घर जाओ। माँ, मेरा घर तो यही है, आपने ही तो मुझे अपने हाथों से बनाया है। उसके बाद गुड़िया ममता को साधु वाली सारी बातें बताती है। ये सब सुनकर ममता बहुत ही खुश हो जाती है। तभी गुड़िया कहती है, माँ, ये जादुई सोने का लहंगा है, इस लहंगे के अंदर ही मेरे प्राण है। हे जादुई लहंगा, मेरी माँ को इतना धन दो ताकि हम अपने जिंदगी को आराम से जी सके। तभी जादुई सोने के लहंगे में से काफी सारे सोने के सिक्के निकलते हैं।
माँ, अब मैं इस लहंगे को नदी के बीच गहराई में छुपा कर आती हूँ। अगर किसी ने ये लहंगा वहाँ से निकाल लिया फिर मेरे प्राण चले जाएंगे। उसके बाद गुड़िया उस लहंगा को नदी के बीचों बीच छुपा देती है। ऐसे ही समय बीतने लगता है और दोनों बहनें अब बड़ी होने लगती है। एक बार नीसू और गुड़िया बाग से आम तोड़ रही थी। तभी सुंदरगढ़ के राजकुमार अशोक की नजर गुड़िया पर जाती है और वो उसे देखते ही उसकी सुंदरता पर मोहित हो जाते हैं। अरे गुड़िया, वो देख, शायद ये कहीं के राजकुमार लग रहे हैं। कितने सुंदर लग रहे हैं ना। हट पगली, राजकुमार कभी अच्छे नहीं होते, ये अमीर राजा के बिगड़े हुए नवाब होते हैं। मैं तो जब भी शादी करूंगी किसी राजकुमार से ही करूंगी, ताकि मैं रानी बनकर सब पर अपना हुक्म चला सकूंगी। चल पगली, अब जल्दी से आम समेट और घर चल, ज्यादा सपने मत देख। अगले दिन राजकुमार अशोक गुड़िया के घर गुड़िया का हाथ मांगने मंत्री को भेजते हैं। देखिए बहन जी, आपकी बेटी हमारे राजकुमार को बहुत पसंद आई है और वो इनसे शादी करना चाहते हैं। ये तो हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। इतने बड़े राज्य से रिश्ता जोड़कर मैं तो धन्य हो गई। इधर जब ये बात नीसू को पता चलती है तो उसे लगता है कि राजकुमार ने उसे पसंद किया है और फिर तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता है। गुड़िया, गुड़िया, चमत्कार हो गया गुड़िया। जैसे कल मेरी जुबान पर सरस्वती स्वयं विराजमान थी। मैंने जो सपना देखा वो सच होने वाला है गुड़िया। मैं रानी बनने वाली हूँ। रानी। गुड़िया, मैं तुम्हें बता नहीं सकती मैं आज कितनी खुश हूँ। मेरे तो पैर ही जमीन पर नहीं रुक रहे। कल ही वे लोग सगाई करने वाले हैं और अगले हफ्ते मेरी शादी है। अब तो मैं रानी बन जाऊंगी, फिर रानी बनकर सब पे अपना हुक्म चलाऊंगी। हुक्म, हाँ। अच्छा बाबा, चला लेना हुक्म, लेकिन रानी बनने के बाद हमें मत भूल जाना। इधर नीसू तो अपने दिल में न जाने कितने सपने सजाकर बैठ जाती है। नीसू, चलना बाग में घूमने चलते हैं। ना बाबा ना, मैं तो बाहर नहीं जाऊंगी। कहीं धूप में मेरा चेहरा काला हो गया तो राजकुमार को कैसे लगेगा कि उनकी होने वाली राजकुमारी काली है। तुम ही जाओ, मैं बाहर नहीं जाऊंगी। अगले दिन जब राजकुमार और राजा रानी उनके घर लड़की को शगुन देने आते हैं, तब राजकुमार नीसू को देखकर कहते हैं, माफ कीजिएगा, मैं इनसे नहीं बल्कि आपकी दूसरी बेटी से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर नीसू को तो जैसे बहुत ही बड़ा झटका लगता है। वो रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और फिर गुड़िया की राजकुमार से सगाई हो जाती है। अगले हफ्ते ही उन दोनों की शादी हो जाती है। नीसू, एक बार तो अपनी बहन से अच्छे से बात कर ले बहन। नहीं, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। चली जाओ यहाँ से। तुमने मुझसे मेरे सपने छीने हैं, मेरी खुशियाँ छीनी है। मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। दूर हो जाओ, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। बहन देख, जो हुआ उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं तो ये शादी भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैंने सिर्फ माँ के कहने पर ये सब किया। बहन, भाग्य में जो लिखा होता है वही मिलता है। और देखना, तुम्हारी शादी इनसे भी बड़े राजकुमार के साथ होगी। मुझे तुम्हारी कोई तसल्ली नहीं चाहिए, कोई दिलासा नहीं चाहिए। चली जाओ यहाँ से, चली जाओ। गुड़िया विदा होकर अपने महल में आ जाती है। गुड़िया महल में आते ही अपने सरल स्वभाव से सबका दिल जीत लेती है। ऐसे ही समय बीतता है। महल में हर कोई गुड़िया को बहुत ही प्यार करता है, सिवाय उस महल की बड़ी रानी कावेरी के। कावेरी उस महल की बड़ी रानी थी और वो गुड़िया से काफी ज्यादा जलती थी। उसकी ईर्ष्या की हद तो तब बढ़ गई जब महल में गुड़िया के गर्भवती होने की खबर आई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा हो गया फिर तो मैं बस इस महल की नौकरानी बनकर रह जाऊंगी। वैसे जब से वो भिखारी छोटी रानी आई है तब से तो मेरा इस महल में कोई इज्जत ही नहीं है। मुझे कैसे भी करके इस गुड़िया की बच्ची को अपने रास्ते से हटाना ही होगा। उसके बाद कावेरी अपने गुप्त रानी से गुड़िया के बारे में सारी जानकारी निकलवाती है। उसके बाद उसे पता चलता है कि गुड़िया आम इंसान नहीं है, बल्कि वो मिट्टी की मूर्ति से बनी हुई इंसान है और उसकी सगी बहन इस समय उससे काफी ज्यादा नाराज चल रही है। बस इसी बात का फायदा उठाकर कावेरी उसकी बहन को अपने पास बुलाती है
और उसे सारी बातें बताती है। मैं यदि तुम्हारा ये काम करूंगी तो इससे मेरा क्या फायदा होगा? देखो निशु, गुड़िया की मृत्यु के बाद मैं तुम्हें वचन देती हूँ, मैं तुम्हारी शादी राजकुमार अशोक से करवाऊंगी। बस तुम मुझे ये बताओ कि उसकी जान कहाँ है। देखो, मुझे ज्यादा कुछ तो नहीं पता, पर मैंने एक बार गुड़िया को माँ से बात करते हुए सुना था कि उसकी जान सोने के लहंगे में है, जो नदी के बीचों बीच काफी गहराई में रखी हुई है। उसके बाद बड़ी रानी कावेरी गोताखोर को पैसे देती है और नदी से वो लहंगा निकालने के लिए कहती है। गोताखोर बड़ी रानी को वो लहंगा लाकर दे देता है। लहंगा के निकलते ही गुड़िया की तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ने लगती है। रानी, क्या हुआ आपको? राजकुमार, लगता है मेरे प्राण संकट में है। तभी गुड़िया का शरीर काफी ज्यादा मूर्छित और बेजान हो जाता है। सिपाही, जल्दी से एक संदूक लेकर आओ। और फिर राजकुमार उस संदूक में गुड़िया के शरीर को रखवा देते हैं। ये देखकर कावेरी कहती है, ये आप क्या कर रहे हैं देवर जी? अब इसकी मृत्यु हो चुकी है, इन्हें अब घर में रखना शुभ नहीं है। हमें अब इसका अंतिम संस्कार कर देना चाहिए। नहीं नहीं, मैं अपनी रानी को कुछ नहीं होने दूंगा। रानी की अंतिम इच्छा थी कि उन्हें मरने के बाद उसी नदी के किनारे रखा जाए जहां उसे प्राण दान मिले थे। राजकुमार रानी को उसी नदी के किनारे लेकर जाते हैं और वहीं पर लिटा देते हैं। रानी का शरीर फिर से मिट्टी का बन जाता है। ये देखकर राजा बहुत ही ज्यादा दुखी होते हैं और वहीं बैठकर रोने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पर वही साधु आते हैं और राजा से रोने का कारण पूछते हैं। मैं रोऊं नहीं तो क्या करूं साधु महाराज? मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिट्टी में बदल चुकी है। साधु महाराज जैसे उस मिट्टी की मूर्त को देखते हैं तो वो उसे पहचान जाते हैं और फिर साधु हाथ में उस नदी का जल लेकर कहते हैं, राजन, तुम्हारी पत्नी को जीवन दान देने वाला मैं ही हूँ। रानी का प्राण एक सोने के लहंगे में है और वो लहंगा अब आपके महल में है। अब आप वो लहंगा जल्दी से लाकर इस नदी में डाल दीजिए, आपकी रानी ठीक हो जाएगी। महाराज जी, जादुई सोने का लहंगा मेरे महल में है, लेकिन वो मेरे महल में कैसे पहुँचा? उसके बाद साधु अपने दिव्य दृष्टि से सब देखकर राजा को सारी बातें बता देता है। राजा गुस्से से अपने महल में आते हैं और अपनी भाभी से कहते हैं, भाभी माँ, आपने ऐसा क्यों किया? आखिर मुझसे ऐसी कौन सी भूल हुई थी जिसकी आपने मुझे ये सजा दी? ये आप क्या कह रहे हैं देवर जी? आप किस बारे में बात कर रहे हैं? अनजान बनने का नाटक मत कीजिए, मुझे सारी सच्चाई का पता चल चुका है। फिलहाल आप मुझे वो जादुई सोने का लहंगा दीजिए। उसके बाद राजा वो जादुई लहंगा लेकर साधु महाराज के पास आते हैं। साधु महाराज, अगर कोई फिर से जादुई लहंगा को नदी से निकाल लिया तो फिर से मेरी पत्नी के प्राण संकट में आ जाएंगे। उसके बाद साधु अपने मंत्र से उस जादुई लहंगा को पानी में डालकर उसे अदृश्य कर देते हैं। उसके बाद गुड़िया फिर से पहले वाले रूप में आ जाती है। गुड़िया और राजा दोनों साधु महाराज का धन्यवाद कर अपने महल में वापस आ जाते हैं। तभी कावेरी कहती है, छोटी रानी, कृपया मुझे माफ कर दे। मैं ईर्ष्या के मारे अंधी हो चुकी थी। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है छोटी रानी, जिसके लिए भगवान कभी मुझे माफ नहीं करेगा। लेकिन हो सके तो तुम मुझे माफ कर दो। उसके बाद गुड़िया कावेरी को माफ कर देती है और फिर सभी मिलजुल कर पहले की तरह ही रहने लगते हैं। सोने और चांदी का जादुई बेडरूम। सुनैना बहुत ही गरीब थी। उसके पिताजी नहीं थे और उसकी माँ कूड़ा बीनने का काम किया करती थी। वे लोग वहीं पास के एक छोटे से झोपड़पट्टी में रहते थे। सुनैना बेटा, क्या बात है, आज तू फिर से अपना लंच वापस ले आई? लंच नहीं किया तूने? माँ, तुझे तो पता है ना, स्कूल में कोई भी बच्चे मुझसे बात नहीं करते। सभी कहते हैं कि मेरे शरीर से बहुत ही गंदी बदबू आती है। और तो और आपकी दी हुई ये सूखी रोटी और नमक देखकर सभी बच्चे मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं और मुझ पर बहुत हंसते हैं। माँ, आज के बाद मैं कभी स्कूल नहीं जाऊंगी। बेटा, ऐसा नहीं सोचते। जिस पर दुनिया हंसती है वही लोग एक दिन इतिहास लिखते हैं। बेटा, तुझे पता है, मैं जब छोटी थी तो मैं भी पढ़ना चाहती थी, लेकिन घर वालों ने मुझे पढ़ने लिखने नहीं दिया, क्योंकि हम जैसे कवारी वालों के घर में पैदा होने वाले हर एक बच्चे की किस्मत
पहले ही लिख दी जाती है। लेकिन तुझे मैं इस तरह कूड़े के ढेर और गंदे जानवरों वाली जिंदगी जीते नहीं देख सकती। मैं चाहती हूँ तू पढ़े लिखे काबिल बने, इतने काबिल कि तू अपनी जिंदगी बाकियों की तरह ऐशो आराम से बिताए। तेरा सुंदर सा घर हो जैसे अमीरों के होते हैं, बेडरूम अलग, ड्राइंग रूम अलग और कॉमन रूम अलग। माँ, आपने मेरे अंदर जीने का और कुछ करने का जुनून भर दिया है। अब देखना माँ, मैं अपने लिए ना सही लेकिन आपके लिए, अपने बाबा के लिए और अपने इस पूरे झोपड़पट्टी और हम जैसे गरीब और पिछड़े लोगों के लिए अपनी पढ़ाई में पूरी जान लगा दूंगी। उसके बाद सुनैना कभी अपनी कमी पर ध्यान नहीं देती। वो दिन रात सिर्फ अपने पढ़ाई पर ध्यान देती है, दिन रात खूब मेहनत करती है। सुनैना की माँ शारदा भी दिन रात मेहनत करके अपनी बेटी की स्कूल की फीस और जरूरत का सारा सामान जुटाती है और आखिरकार 10 साल बाद सुनैना को शहर के एक अच्छे स्कूल में टीचर की नौकरी मिल जाती है। माँ, हेलो माँ, आप सुन रही हो ना? माँ, मुझे नौकरी लग गई है, वो भी शहर के सबसे बड़े स्कूल में। माँ, सच में बेटी, भगवान ने हम गरीबों की सुन ली। खूब तरक्की करो बेटी, खूब तरक्की करो। अच्छा ठीक है माँ, कल से मेरी ज्वाइनिंग है। अब मैं फोन रखती हूँ, अपना ध्यान रखना। उसके बाद सुनैना शहर में ही बच्चों को पढ़ाने लगती है और धीरे धीरे वो अपनी जिंदगी में अच्छी तरह से सेटल हो जाती है। उसके पास अब किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। वो अपना खुद का आलीशान घर खरीद लेती है और फिर सुनैना अपने गांव आती है। तभी शारदा कूड़ा चुनकर घर आती है। माँ देख, आज तेरी वजह से मैं कहां से कहां पहुंच गई। माँ, अब ये कूड़ा चुनना छोड़ दे, अब ये गंदगी हमारी जिंदगी से निकल चुकी है। माँ, अब तू भी मेरे साथ शहर चलेगी और अब से हम शहर में ही रहेंगे। वहाँ तो बिल्कुल महारानी की तरह रहेगी। मैं तेरे लिए सोने और चांदी का बेडरूम बनवाऊंगी। माँ, चल पगली, मुझे तो बस तेरी खुशी चाहिए और कुछ नहीं। ठीक है बेटा, मैं चलूंगी, लेकिन 2 दिन बाद। 2 दिन बाद? 2 दिन बाद क्यों माँ, कुछ है क्या? अरे भूल गई, कल तेरी दोस्त राधा की शादी है। क्या, राधा की शादी? फिर तो हम राधा की शादी देख कर ही अपने शहर जाएंगे। अगले दिन जब ये लोग राधा के घर शादी में जाते हैं तो उसके घर काफी भीड़ लगी होती है। पूछने पर पता चलता है कि राधा ने आत्महत्या कर ली। क्या बताऊं बिटिया, बहुत मुश्किल से दीनानाथ ने राधा का यह रिश्ता तय किया था। वे लोग बहुत खुश थे, लेकिन अचानक से लड़की वाले ने शादी करने से इनकार कर दिया। कहा, हमें दहेज में आज के आज 5 लाख रुपए चाहिए, पैसे दोगे तभी ये शादी होगी। ये सुनकर बेचारा दीनानाथ का कलेजा कांप गया। आखिर बूढ़े बाप ने बड़ी मुश्किल से तो शादी का इतना खर्चे का बंदोबस्त किया था। अब बेचारा 5 लाख रुपए कहाँ से ला कर देता। उसी समय दीनानाथ के हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई और राधा बिटिया वो ये सदमा बर्दाश्त न कर पाई और उसने अपनी जान ले ली। हे भगवान, तो किसी को गरीब न बनाना और बनाना तो उसे कभी बेटी मत देना। ये सुनकर सुनैना को बहुत दुख होता है। घर आकर सुनैना अपनी माँ से कहती है, माँ, अब आप कहीं नहीं जाओगी, बल्कि मैं आ रही हूँ अपने गांव, अपनों के बीच। लेकिन बेटा, माँ, लेकिन वेकिन कुछ नहीं। आपने ही तो कहा था ना, हमें अपने लिए, अपने इस गांव वालों के लिए कुछ करना है। तो बस अब मैं गांव में अपनों के बीच रहकर अपने गांव के इस झोपड़पट्टी के बच्चों का भविष्य संवारने का काम करूंगी। मैं यहाँ गांव में रहकर गांव के बच्चों को पढ़ाऊंगी। उसके बाद सुनैना शहर जाकर अपने स्कूल से अपना रिजाइन दे देती है। सुनैना जी, आप बहुत बड़ी गलती कर रही हैं। आप एक बार फिर से सोच लीजिए। आपको यहाँ इतनी अच्छी सैलरी मिल रही है, सारी फैसिलिटीज मिल रही है, फिर भी आपको उस गंदगी में ही जाना है। देखिए, अगर आपको और पैसे चाहिए तो हम आपको और पैसे देने के लिए तैयार हैं, लेकिन प्लीज आप हमारे स्कूल को छोड़कर मत जाइए। प्रिंसिपल मैम,
आपको तो यहाँ इन पैसों में हजारों टीचर मिल जाएंगे, लेकिन मेरे गांव को इस वक्त सिर्फ मेरी जरूरत है। सुनैना हंसते हुए वहाँ से चली जाती है और वो अपना सब कुछ बेचकर गांव में एक स्कूल खोलती है और वहाँ के गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाने लगती है। धीरे धीरे आसपास के गांव के बच्चे भी सुनैना के पास ही पढ़ने आने लगते हैं। सुनैना गरीब बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ जो बच्चे पैसों के अभाव में स्कूल नहीं जा पाते थे, उनको फ्री में किताब कॉपी भी दिया करती थी। अरे और रिंकी, आप तो इतने लेट काम पर क्यों आई है? अरे मालकिन, मैं तो आपको बताना ही भूल गई। मालकिन, कल से आप किसी और को झाड़ू पोछे पर रख लीजिएगा, क्योंकि कल से मैं सुनैना मैडम के स्कूल में बच्चों को पढ़ाने जाऊंगी और अपनी दोनों बेटियों का एडमिशन भी उसी स्कूल में करवाऊंगी। अरे पागल हो गई है क्या रिंकी? सुनैना वो कोई बड़ी नेता या कोई रईस की बेटी नहीं है। अरे वो तो खुद भिखारी है और फ्री में वो इन भिखारियों को बच्चों को पढ़ाती है। वो तुझे सैलरी कहाँ से देगी? मालकिन, मेरी बेटी बस सुनैना मैडम के आशीर्वाद से कुछ बन जाए, मेरे लिए यही सबसे बड़ी दौलत है। अब मैं चलती हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। धीरे धीरे गांव के वो लाचार लोग जो पढ़ लिख कर भी कुछ नहीं कर पाए थे, सुनैना उन्हें अपने स्कूल में टीचर का जॉब देती है। लेकिन इन सब के लिए सुनैना को काफी सारे पैसों की जरूरत थी। लेकिन सुनैना के पास जितने भी पैसे थे वो सब अब खत्म हो चुके थे। सुनैना को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। माँ, अब क्या होगा? अब मैं इन गरीब लोगों की सैलरी और बच्चों के पैसे कहाँ से लाऊंगी? और अगर मैं ये सब बीच में छोड़ दी तो फिर ये सारे लोग जिन्हें मेरी वजह से उड़ान मिली है, उनके हौसले टूट जाएंगे। माँ, अब मैं क्या करूं? बेटी, हिम्मत मत हार। जो दूसरों के बारे में सोचते हैं, ऊपर वाला उसके बारे में हमेशा सोचता है। और देखना, ऊपर वाले ने तेरे लिए भी कुछ अच्छा ही सोच रखा होगा। सुनैना रात में अपने बिस्तर पर सो रही थी, लेकिन जमीन पर उसे नींद नहीं आती। वो उठकर बाहर आंगन में आती है, तभी उसे आंगन में एक बूढ़ी औरत दिखती है। क्या हुआ सुनैना बेटी, जमीन पर नींद नहीं आ रही है क्या? अरे तेरे पास तो सब कुछ था, सारे सुख सुविधाएं थी, फिर तूने वो सब एक झटके में क्यों छोड़ दिया? अम्मा, नींद तो बहुत आ रही है, लेकिन मुझे सोना नहीं है, क्योंकि सुबह मुझे अपने साथ काम करने वाले लोगों को सैलरी देनी है। बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए अच्छे किताब और कॉपी लाने हैं, लेकिन मेरे पास पैसों का कोई स्रोत नहीं है। बस मैं वही सोच सोच कर थोड़ी परेशान हूँ। ये ले बेटी, ये 2 जादुई ताले हैं। इस ताले को सिर्फ नेक दिल और अच्छे दिल वाले व्यक्ति ही खोल सकते हैं। इस ताले को खोलने के बाद तुम्हें वहाँ मुलायम तो सोने और चांदी का बेडरूम मिलेगा। वहाँ मुलायमदार और आरामदायक गद्दे और सुंदर सुंदर बेड होंगे। लेकिन तुम्हें वहाँ सोना नहीं है, बल्कि वहाँ रखा सोना उठाकर बाहर लाना है और उससे अपने काम को आगे बढ़ाना है। क्या अम्मा, क्या ये सच है? ऐसा हो सकता है? सुनैना ये बोलती ही है कि तभी अचानक से वो अम्मा वहाँ से गायब हो जाती है। तभी सुनैना जैसे ही उस जादुई ताले पर अपना हाथ लगाती है, वहाँ सुंदर सुंदर 2 सोने और चांदी के बेडरूम प्रकट हो जाते हैं। अरे वाह, अम्मा जी ने बिल्कुल सही कहा था। ये तो वाकई में स्वर्ग से सुंदर सोने और चांदी के 2 बेडरूम हैं। लेकिन मुझे यहाँ सोना नहीं है। सुनैना वहाँ की कीमती और मनमोहक चीज देखने के बाद भी बिल्कुल भी लालच में नहीं आती है और वहाँ से अपने लिए ढेर सारे सोना लेकर बाहर आती है और वो उन सोने को बेचकर अपने काम को और आगे बढ़ाती है और वो अपना और भी ज्यादा स्कूल खोलती है, जिससे गांव के गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ने का मौका मिलता है और पढ़े लिखे होनहार लोगों को उसके स्कूल में बिना किसी घूस के टैलेंट के दम पर नौकरी मिलती है। और सुनैना अपने सोने चांदी के बेडरूम की मदद से लोगों की मदद हमेशा करती है और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है।